तो ये ध्यान रखना है, भारतीय गेमिंग बाजार 2028 तक $6 बिलियन तक पहुंच सकता है भाई। 2015 में 25 कंपनियां हुआ करती थी, 2023 में गेमिंग कंपनियों की संख्या हो गई है 1400 से अधिक। इनको बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख कारक रहे हैं उसमें जो हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, एक तो ये रही है। दूसरा ये रहा है कि स्मार्टफोन का यूज करता, उसके कितने उपयोगकर्ता कितने हो गए हैं, वो भी एक मायने रखता है। बस समझ है ना। लोगों के खर्च करने के लायक आय में बढ़ोतरी भी हो चुकी है। ठीक है, ये कुछ चीजें रही। बाकी वैश्विक निवेश है, बेहतर परिणाम देने वाले गेमिंग कैरियर के बारे में भी। समाज में इस पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे देखा जाए तो सामाजिक अलगाव में कमी में सबसे बड़ी बात है ना, महिला गेमर्स समुदायों का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में 40% महिलाएं हैं। ठीक है, इससे संबंधित कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे प्रदूषण की बात कर लें, इंटरनेट प्रदूषण, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा का यूज होगा। का यूज हो रहा है तो फिर समझ लीजिए उसकी चार्जिंग भी जरूरी है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ थोड़ी सी वित्तीय साक्षरता की भी कमी है। मेक इन इंडिया पहल, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से संबद्ध जो प्रोत्साहन नीति है, जिसको हम पीएलआई स्कीम बोलते हैं, पीएलआई स्कीम बोलते हैं ना, ये सारी योजनाएं ना गेमिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, गेमिंग प्रोग्राम को भी बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, इसको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग कॉमिक टास्क फोर्स रिपोर्ट जारी की गई है। एक टास्क फोर्स रिपोर्ट भी इसके बारे में जारी की गई है, एनिमेशन पर, विजुअल पर इफेक्ट्स पर, गेमिंग और कॉमिक पर। तो इसमें राष्ट्रीय एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक नीति, राष्ट्रीय एवीजीएसी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा गेमिंग प्रोग्राम के क्षेत्र में बता रहे हैं हम आप लोगों को। और याद रखना, गेमिंग क्षेत्र में एफडीआई को 100% अनुमति प्रदान की गई है। ये बात भी हमको याद रखनी है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए। ठीक है, ये निर्देश निम्न पर लागू होंगे। ठीक है, लिखिएगा किस पे लागू होगा ये। इसका हेडलाइन नहीं बताया। अरे, सभी वाणिज्यिक बैंक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कौन से? लघु वित्त बैंक भी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, ये इसमें शामिल होंगे। दूसरा लिखिएगा, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक ना, केंद्रीय सहकारी बैंक। इसके अलावा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, फिर एनबीएफसीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनी सहित लिख लीजिएगा। और ये जो निर्देश ना, वो जिनके जिनके लिए नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उन सबके लिए नहीं, लेकिन इसके लिए है। बात वैकल्पिक निवेश कोष की हो रही है, एआईएफ की बात हो रही है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होता है ये एआईएफ? वैकल्पिक निवेश कोष। इसे निजी रूप से जमा इसे निजी रूप से जमा निवेश कोष के रूप में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। सेबी द्वारा AIF 1,
फर्स्ट सेकंड और AIF थर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या बोले? लिखिएगा। प्रबंधन के तहत देखिए, प्रबंधन के तहत संपत्तियों में स्टार्टअप, SME फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निजी इक्विटी फंड, हेज फंड, हेज शामिल हो सकते हैं, जो फंड के प्रकार के आधार पर सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें विविधीकरण पाया जाता है, और विविधीकरण जो है ना, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, वैकल्पिक निवेश कोष की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो विविधीकरण ही है। ठीक है, ओके। और एक चीज लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिखिएगा। अन्य फंडों की अपेक्षा, अन्य फंडों के विपरीत ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए सेबी द्वारा विनियमित, ब्रैकेट में लिखिए सेबी द्वारा विनियमित निवेशकों को स्वतंत्रता होती है। निवेशकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता होगी? उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है, भैया कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, वो उसी आधार पे निवेश करते हैं। फिर इसमें एक और लिख लीजिएगा, इसमें न्यूनतम निवेश राशि 1 करोड़ रुपए है। हो गया। लिखिएगा, इसका अभिप्राय एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिम नहीं है, बल्कि कैसी सिम है? एम्बेडेड सिम है। ठीक है, एम्बेडेड सिम है ये। ठीक है, ये जो ई सिम तकनीक है ना, कहाँ पे होती है? फोन के मदरबोर्ड में, फोन के मदरबोर्ड में एम्बेडेड होती है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए सिम फिर, यह एम्बेडेड या डिजिटल सिम यूजर्स को, या उपभोक्ता लिख लीजिएगा, उपभोक्ता को भौतिक नैनो सिम का उपयोग किए बिना सेलुलर प्लान को एक्टिव करने की अनुमति देता है। सेलुलर प्लान को एक्टिव करने की अनुमति देता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो बढ़िया, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, TREC
आई क्या है ये? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखिएगा, भारत में दूरसंचार सेवा और टैरिफ को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा संसद के एक अधिनियम के द्वारा 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई। 97। हाँ, इसमें एक अध्यक्ष तथा 2 से अधिक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। मंत्रालय कौन सा है इसका? मंत्रालय लिख लीजिए, दूरसंचार विभाग। पहले तो ये संचार मंत्रालय भारत सरकार का है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली। इसका जो मिशन है ना, ये है कि भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना और उनका पोषण करना। लिख लीजिए, इसका मिशन भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थिति का निर्माण और पोषण करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी लिख लीजिए, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना। निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना मतलब ये है ना कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि किसी एक का आधिकारिक राज चलेगा, है ना, किसी का एकाधिकार रहेगा। मार्केट में सभी कंपनियों को आना है, सब लोग आएंगे, तब कंपटीशन करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंपटीशन का माहौल तैयार रखें। ठीक है ना, ओके। एक चीज और लिख सकते हैं, यह नियमित रूप से टैरिफ इंटरकनेक्शन सेवा की गुणवत्ता डायरेक्ट टू होम सेवा और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसे विषयों पर आदेश और निर्देश जारी करता है। ठीक है, हो गया। आदेश और निर्देश जारी करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आप लोग ना अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में बताओ थोड़ा सा, कोई भी बताओ, जिसको याद हो वो बताओ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कैसा संगठन है, कब स्थापना हुई थी, है ना, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कौन बता रहा है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने इसके देश हैं वो सर चेक करते रहते हैं कि जो 2 प्रकार के क्या नाम परमाणु रिएक्टर होते हैं, एक मिलिट्री बेस, एक सिविल बेस पे होते हैं, तो उसकी चेकिंग करता रहता है। ठीक है, और तीसरा काम इसका है कि ये परमाणु एनर्जी कंट्रोल के लिए कि कहीं कोई देश जो है सिविल के अलावा मिलिट्री बेस पे ना काम करने लगे, मुख्यतः इसका ही काम। ठीक है, और कोई कुछ बता रहा है? परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का एक प्रमुख अंतर सरकारी संघ है, मंच है भाई। 29 जुलाई 1957 को स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। स्वायत्त संगठन मतलब स्वतंत्र रूप से। ठीक है, और याद रखना ये 2 संस्थाओं को रिपोर्ट करता है, एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा और दूसरा है सुरक्षा परिषद। इन दोनों संगठनों को रिपोर्ट करता है ये। ठीक है, कि
क्या क्या काम हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक प्रगति हुई है, इन सब की रिपोर्ट देता है इन्हीं दोनों संस्थाओं के पास जाके। इसने एक पहल शुरू की थी, ठीक है, क्या नाम था उसका, उस पहल का, एटमॉस फॉर नेट जीरो कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ही एक पहल है। ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए सदस्य देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के प्रयासों का समर्थन करती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। भारत रोजगार रिपोर्ट अंशु पता है आपको? IMO और IST दोनों मिलके। हाँ, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इन दोनों ने मिलकर जारी किया है, ठीक है, ओके। अच्छा, इससे संबंधित भारत रोजगार रिपोर्ट जो आई है 2024 वाली, इसमें कुछ सुझाव दिए गए, कुछ कमियां रही हैं, उसकी वजह से कुछ सुझाव बताए गए हैं। वो सुझाव क्या है, कोई बता सकता है कि क्या क्या? जैसे सुझाव है रोजगार की गुणवत्ता में सुधार, उसके बाद ये कौशल और श्रम बाजार में नीतियों को मजबूत करना और असमानता को संबोधित करना, और ये श्रम बाजार का पैटर्न और युवा रोजगार के ज्ञान की कमी को पूरा करना। हाँ, और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ऐसे कुछ रोजगार की हो सकते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी नई आकाश गंगाओं की खोज हुई है ना, ये जो नई आकाश गंगाओं की खोज हुई है, ये कहाँ से की गई है, किसके द्वारा की गई है? बताइए। सर मेरकेट रेडियो टेलीस्कोप ने ढूंढा है और ये साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था ना, दक्षिणी गोला। अच्छा ये डार्क स्काई क्या है, डार्क स्काई रिजर्व क्या है ये? सर ये IDSA के द्वारा दिया गया एक नाम है जो वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, संस्कृति आदि से मतलब कानूनी रूप, हाँ बताइए निधि। कानूनी रूप से संरक्षित है। वेरी गुड। तो लद्दाख में अभी ISDA का सेंटर खोला गया है इंडिया में, और इसके बाद ही मतलब विश्व में 20 से भी ज्यादा डार्क स्काई जो रिजर्व सेंटर है वो इससे ज्यादा है, और ये मतलब वहाँ पे खोला गया क्योंकि वो सबसे ठंडा रेगिस्तान है, इस वजह से। विश्व में 20 से ज्यादा नहीं है, 20 ही हैं, ठीक है, इनकी संख्या सिर्फ 20 है। भारत में एक ओपन किया गया तो ये संख्या 20 हो गई, पहले 19 ही थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या नीतियां बनाते हैं कि न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ठीक है, प्रकाश हस्तक्षेप कम से कम हो, ऐसी नीतियां ये सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, एक चीज ये याद रखना है। और IDSA क्या है फिर, इसी बात पे, IDSA क्या है? सर एक संस्था है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। अच्छा, है क्या ये? अमेरिका की संस्था है जिसमें पाक अभयारण्य को स्थान को दिखाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई एसोसिएशन है ना, USA में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। डार्क स्टार फील्ड नाइट के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, शिक्षा के माध्यम से उनकी सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सर भारत के लद्दाख में भी इसका एक सेंटर है सर। हाँ, भारत के लद्दाख में अभी जल्दी में ओपन हुआ है ना। अच्छा, लद्दाख को ही क्यों चुना गया है? कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ विशेषता होगी उसमें, इसीलिए लद्दाख को ही चुना गया, बाकी तो पूरा देश तो ही है। सर क्योंकि वहाँ ठंडा रेगिस्तान है। अरे सिर्फ ठंडा रेगिस्तान के चलते थोड़ी ना, मौसम के आधार पे चुना गया है सर। पर्यटन और जैसे उसमें वनस्पति, ऊंचाई और मतलब वहाँ की आबादी भी कम है, ये सारी रीजन भी हो सकते हैं ना उसमें। हाँ, ग्रामीण निवासियों को, उसमें पर्यटकों को उसमें हेल्प मिलेगा। हाँ, लेकिन वो इसकी जरूरत नहीं है, इस जो क्वेश्चन पूछा उसकी जरूरत ये वाला नहीं है अनन्या। एक ठंडा रेगिस्तान है, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है 3000 मीटर से। ये इसके अलावा यहाँ पे शुष्कता देखी जाती है, सीमित वनस्पति है, उच्च ऊंचाई है, विरल आबादी वाला क्षेत्र भी है ना। एक चीज और याद रखना, हनले की बात है ना, हनले में ही ये स्थापित किया गया है, लद्दाख के हनले गांव में। तो हनले में आकाश देखने का सबसे अच्छा समय माना जाता है मध्य अप्रैल से अक्टूबर तक। आप लोग रिवीजन मिक्सअप हो जाता है, इसका इधर चल जाता है, इसका इधर चल जाता है। खोज की गई, हाल फिलहाल में एक सबडक्शन जोन की खोज की गई है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जिब्राल्टर में देखा गया। ये सबडक्शन जोन होता क्या है आखिर? सर प्लेट के टकराने के जो क्षेत्र उत्पन्न होता है ना सर, वो जोन होता है, उसी को कहा जाता है। ओके, अच्छा, जिब्राल्टर जो जल संधि है जिब्राल्टर, ये किन दो देशों को अलग करती है? सर यूरोप और अफ्रीका में, सर यूरोप में स्पेन को और अफ्रीका में दक्षिण मोरक्को को अलग करती है।
भारतीय ये अनुसंधान देखिए परिषद बना दो सर। सेंटर है उसके ऊपर किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है? भारतीय अनुसंधान कृषि विभाग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, जो नई दिल्ली में। सर अभी निर्मित करने अभी का ये मतलब क्या? अभी ये चर्चा में रहे हैं। इनके चर्चा में रहने का मूल कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है ना कि हमारे बासमती चावल का नाम बदल के उसने खुद अपने नाम से उसका निर्यात किया है। इस वजह से थोड़ा चर्चा में रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो चर्चा का विषय वो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पूसा बासमती 1121, ठीक है, इनके बारे में। और एक दूसरा है पूसा बासमती 6, इनका विकास कब हुआ है, ये कैसी प्रजातियां हैं, क्या क्या होता है इसमें, कितना उत्पादन होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे अब जी जी। पाकिस्तान ने जब जो निर्यात किया है बासमती का, उसका नाम रखा था किसान बासमती। ठीक है, चाहो तो इसे लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बासमती चावल। इसमें जो पहला है वो है पूसा बासमती 1121। निर्माण किसने किया है? IARI ने किया है भाई। कब किया था? 2003 में। 2003 में निर्माण किया गया है IARI के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान में इसको नाम दिया गया है 1121 कायनात। ठीक है, 1121 कायनात इसको नाम दिया गया है। दूसरा लिख लीजिए पूसा बासमती 6, इसका भी निर्माण किया है IARI ने। कब किया है? 2010 में किया है। ठीक है, एक और है पूसा बासमती 1509। पूसा बासमती 1509, इसका निर्माण भी IARI ने किया 2013 में। ठीक है, लीजिए तो निर्यात के मामले में भारत का निर्यात इस बासमती चावल के मामले में 2022-23 में 4.79 बिलियन टन, सॉरी सर 5.5 बिलियन डॉलर। नहीं, ये जो 4.79 है ना, ये बिलियन डॉलर है। ठीक है, 4.79 बिलियन डॉलर मूल्य के बासमती चावल का निर्यात किया था भारत ने 2022-23 में। ठीक है, टन के हिसाब से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 45.61 लाख टन। ठीक है, अब इसमें एक स्थायी समय है, जैसे अप्रैल से जनवरी 2022-23 में इन्होंने किया था 36.56 लाख टन का निर्यात। यही महीना है, साल बदल गया है, 23 और 24 हो गया है। इसी दौर में भारत ने कितने का निर्यात किया है? 41.05 लाख टन का। ठीक है ना, मतलब वृद्धि हुई है। अभी जो सरकार का लक्ष्य है, ऐसा माना जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है सरकार के द्वारा, इसी महीने में साल बदल जाएगा, 24-25 आ जाएगा और इसका निर्यात 50 लाख टन के बराबर हो सकता है। टन हो सकता है, सरकार का ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। अब एक चीज और याद रखना है, अब ये जैसे इसने पंजीकरण किया, नाम हम सबको दे रखा है, इसने पूसा बासमती 1121 दे दिया, पूसा बासमती 6 दे दिया, पूसा बासमती 1509 दे दिया। तो ये जो नाम है भी है ना, इनका भी कोई आधार होगा, किस आधार पर इनका नामकरण किया जाता है ना। तो थोड़ा सा काम करिए, IARI द्वारा हेडिंग देकर, IARI द्वारा विकसित किस्मों का भारत में पंजीकरण। ठीक है, इस संस्था के द्वारा जिन भी बीजों का विकास किया गया है उनको किसके तहत अधिसूचित किया गया है? लिखिएगा, इसके द्वारा विकसित
किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये जो अधिनियम है ना, बीज अधिनियम 1966, ये क्या करता है, ये भारत में बासमती चावल के आधिकारिक तौर पर सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में कृषि के लिए 7 उत्तरी राज्यों को कवर करता है। 7 उत्तरी राज्यों को कवर करता है, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, हाँ, ये जो किस्में है ना, लिख लीजिएगा, इन किस्मों को किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम, किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम 2001 के तहत भी पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। एक पॉइंट, अब इसमें देखिए क्या होता है ना, कि किसान जो होते हैं वो ब्रांडेड पैकेज या लेबल वाले रूप में बीज बेचकर ब्रीडर के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि जो ये अधिनियम है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसानों को किसी भी संरक्षित या पंजीकृत किस्मों के बीजों को बोने, रखने, पुनः बुआई और विनिमय करने की अनुमति प्रदान करता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। IARI क्या है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं इतनी देर से, नहीं जब इतनी सारी बात हो रही है। तो IARI क्या है, इसके बारे में भी लिख लो। 1905 में इसकी स्थापना हुई है ना। पूसा पहले कहा जाता था इसको, प्रथम 1905 में स्थापित था, ठीक है। समस्तीपुर के पास है ना। हाँ, और उस समय इसको बोला जाता था कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान। हो गया, ध्यान रखना। उस समय इसमें 5 विभाग हुआ करते थे। 5 विभाग, कृषि है, मवेशी है, प्रजनन है, रसायन विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, माइकोलॉजी भी है इसमें, ठीक है। फिर क्या किया गया, 1907 में इसमें जीवाणु विज्ञान विभाग भी शामिल किया गया, ठीक है। 1907 में जीवाणु विज्ञान विभाग इसमें शामिल किया गया। फिर इसका नाम बदला गया 1911 में। 1911 में जब इसका नाम बदला गया तो नाम रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना, मतलब IIAR, है ना, ऐसे करके IIAR 1911 में हुआ ये। फिर 1919 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, एक नाम फिर रखा गया इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 15 जनवरी 1934 को विनाशकारी भूकंप एक आता है। संस्थान को फिर दिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है 1936 में। स्वतंत्रता के बाद संस्था का नाम बदल जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका काम क्या है, काम चाहे तो लिख लो। कार्य क्या है इसका, लचीले कृषि के लिए प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है, लचीले कृषि के लिए प्रौद्योगिकी विकास। और दूसरा है नीति निर्माण में योगदान देने के लिए, नीति निर्माण में योगदान देने के लिए मानव संसाधन विकसित करना, ठीक है। सर लचीली कृषि क्या होती है? इतने तक किसी कोई डाउट है क्या? है कोई तो बोल दो भैया। टॉपिक है, पहला टॉपिक है हेटेरो बिलहार्जिया अमेरिकाना, हेटेरो बिलहार्जिया अमेरिकाना। ये कुत्तों की बीमारी से संबंधित है, ध्यान रखना। घोंघा इसका पिता माना जाता है, मतलब घोंघे के पेट से ही इसका जन्म होता है। इसका जीवन काल 24 घंटे का होता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें फैक्ट के रूप में याद रखनी है अपने को। कोलोराडो नदी में खोजा गया है, और कोलोराडो नदी में खोजा गया है इसका मतलब भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। तो कहाँ होगा ये? दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। ये क्या है? कुत्तों को मारने वाला फ्लैट वर्म परजीवी है, ठीक है, समझ गए। इस खबर को जिस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया गया उसका नाम है
जर्नल पैथोजेंस पत्रिका। इसका प्रकाशन जर्नल पैथोजेंस पत्रिका में किया गया है। ठीक है, बात समझे। रिवर साइड, यहां पे जब इनको मिला ये चीज तो इन्होंने रिवर साइड काउंटी में भी इन्होंने खोजने का प्रयास किया, तो वहां पर भी इनको मिलता है। और वहां पे याद रखना है, इस नदी में खोज के बाद ये लोग कहाँ गए, रिवर साइड काउंटी में भी खोज की। वहां पे इनको पता चलता है जो घोंघा होता है, घोंघा और फ्लैटवर्म दोनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इन्होंने घोंघे के डीएनए का परीक्षण किया। ठीक है, आप लिख लीजिए, घोंघे की 2 प्रजातियां होती हैं, क्योंकि घोंघे की बात आ रही ना, तो घोंघे की 2 प्रजातियां लिखो। तो कौन कौन सी भाई? एक तो है गलबा क्यूबेंसिस, गलबा क्यूबेंसिस है, और दूसरा है गलबा हुमिलिस। ठीक है, ये लिखे रहना। ठीक है, इसका जो जीवन फ्लैट वाम है उसी को उनका मतलब 2 ये जो अमेरिकाना है ना, इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 24 घंटे का। ये 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? सवाल ये भी है। तो अगर ये सवाल है तो लिख लेना, मूल रूप से ये पाया जाता है दक्षिण पूर्वी यूएसए में। और क्षेत्र अगर देखेंगे तो ये पाया जाएगा टेक्सास और भी जो खाड़ी वाले राज्य हैं वहां पे। ठीक है, टेक्सास खास करके याद रखना है। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? यूएसए में हेटेरोबिलहार्जिया अमेरिकाना को बोलते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक स्थानीय नाम है इसका, स्थानीय नाम है लिवर फ्लूक। ठीक है, इससे सिर्फ कुत्ते ही प्रभावित नहीं होते, मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। और ऐसा माना जाता है, कुत्ते प्रभावित कब होते हैं? मान लीजिए ये कहीं किसी पानी में पड़ा हुआ है, उस पानी में वो कुत्ता गया नहा लिया, या कुत्ते ने उसका पानी पी लिया, तो उसके माध्यम से वो कुत्तों से चिपक जाते हैं। ठीक है, बात समझे। तो ये बीमारी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से कुत्तों की मौत भी हो जाती है। इसका आदमियों पर भी प्रभाव होता है। कैसे? आदमी भी क्योंकि तैरने का बड़ा शौकीन है ना, तो मान लीजिए जिस पानी में ये कीड़े मिलेंगे, उस पानी में अगर आदमी गया, तैर वैर लिया, तो आप उसके शरीर में खुजली उजली होने लगती है, लाल लाल चकत्ते भी पड़ जाते हैं, खुजलाते खुजलाते। फिलहाल मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन शारीरिक कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो खुजली उत्पन्न होगी मनुष्य में, और लाल लाल चकत्ते भी पड़ जाएंगे। ठीक है जी, बोलिए। सर इसमें जो है, जो आपने बताया था लिवर फ्लूक का, सर इसका क्या जो है जानवरों पे सर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जिस जानवर के चिपकेगा उसकी मौत हो जाएगी, और क्या होगा। ठीक है, जिस जानवर के शरीर से चिपकेगा या शरीर में प्रवेश कर जाएगा उसकी मृत्यु होगी, बीमार होगा, बीमार होकर इलाज नहीं हो पाएगा, तुम डेथ कर जाएगा वो जीव, है ना। सर इसके लक्षण लेकिन कैसे दिखाई पड़ते हैं सर? पता कैसे चलेगा कि वो उसी से हुआ है? बता रहे हैं भैया। लिखो लक्षण क्या है इसके, यहाँ पे लिखो लक्षण। लक्षण क्या है इसके, लिख लो। सुस्ती आ जाती है, भूख में कमी आ जाएगी, भूख में कमी हो जाएगी, वजन घटेगा। ठीक है, दस्त लग जाएगी, उल्टी होगी, उल्टी भी होने लगेगी, खांसी भी आने लगेगी। ठीक है, पानी पीने और पेशाब में वृद्धि होगी, है ना। ठीक है, ऑर्गेनाइड क्या है? 2 लोगों ने मिलकर विकसित किया है। किस किसने भाई? एक तो लिख लीजिए लंदन विश्वविद्यालय, और दूसरा ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल के शोधकर्ता। ठीक है ना, इन दोनों ने क्या किया है, छोटे आकार के फेफड़े और किडनी अंग विकसित किए हैं, छोटे साइज के। ठीक है, इसको प्रकाशित किसमें किया गया है? लिख लीजिए नेचर
मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है, नेचर मेडिसिन में प्रकाशित। ठीक है, ओके। सर ये है क्या? बता रहे हैं। किडनी बनाया, किडनी। ये पहला प्रयास है जब बच्चों के ऑर्गेनाइड बनाए गए हैं। ठीक है, पहला प्रयास है जब बच्चों की ऑर्गेनाइड्स बनाए गए हैं। किडनी और क्या बनाया गया है? फेफड़ा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना भाई। ओके, इससे क्या चीज हो सकती है? अच्छा, ये चीज और याद रखना, शोध की प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले गर्भ में से क्या किया? भ्रूण से स्टेम कोशिकाओं को इन्होंने बाहर निकाला था। उसके बाद उन कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया, फिर उन्हें पहचाना। पहचानने का मतलब ये था कहाँ से आए, कैसे हैं, कैसे नहीं, इन सब की पहचान लोगों ने की। फिर उसके बाद फेफड़ा, गुर्दा आदि की कोशिकाओं को भी अलग किया गया और फिर विकसित किया गया अंगों को, जिनको उपयोग करना था। ठीक है, बात समझे? इनसे लाभ क्या हो सकता है? लाभ का मतलब देखो क्या है ना, कि जैसे आजकल देखते हैं ना कि बच्चों में कौन सी बीमारी है इसका पता ही नहीं चलता, समय रहते पता नहीं चल पाता, बाद में उसको लेकर ढोना पड़ता है। इसकी मदद से ये फायदा हो जाएगा कि बच्चों की बीमारी पता हो जाएगी पहले, फिर उनका इलाज भी कर लिया जाएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लाभ इसका लिख सकते हैं आप लोग, लाभ लिख लीजिए। इस खोज का लाभ क्या है? भविष्य में डॉक्टरों को बच्चे के जन्म से पहले ही जन्मजात बीमारियों का इलाज करने में सहायता मिलेगी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, इससे गर्भ में ही बच्चों को पोषण प्रदान किया जा सकेगा। बच्चों को आवश्यक पोषण, लिख लो, आवश्यक पोषण प्रदान किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट भी लिख लो, छोटे अंग नई दवाओं के विकास के साथ साथ अंगों की कार्यप्रणाली को भी समझने में सहायक होंगे। ठीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ब्रिटेन में जैसे गर्भपात के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 22 सप्ताह की। ठीक है, उसके बाद गर्भ से कोशिकाएं नहीं ली जा सकती हैं, मतलब 22 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है ना, लेकिन 22 सप्ताह के बाद ब्रिटेन में भी पाबंदी है कि उनसे कुछ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी भाई। ठीक है, फिर एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसके बाद वैज्ञानिक क्या करेंगे? भ्रूण के विकास का अध्ययन कोशिकाओं के जरिए नहीं कर सकते हैं, मतलब गर्भ धारण करने के 22 सप्ताह के अंदर में ही ये लोग भ्रूण से कोशिकाओं को ले सकते हैं, फिर उनका परीक्षण कर सकते हैं, फिर उन पे अपना जो कुछ भी शोध काम है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ ने, लिख लीजिए, यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान की है, जो कि 2024 के अंत तक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को मानव केंद्रित दिशा में ला दिया गया। मतलब क्या है इसका? मानव केंद्रित दिशा में लाने का क्या मतलब है कि अब सारा का सारा कंट्रोलिंग जो होगा ना वो आदमी के हाथ में रहेगा। ठीक है ना, लिख लीजिए। तो इसका गठन मॉस्ट्रिच संधि द्वारा 1 नवंबर 1993 को किया गया था। ठीक है, फिर एक संधि होती नीस की संधि पर हस्ताक्षर फिर होता है। ठीक है, 2001 में। फिर ये कानून जो आता है 2003 में लागू होता है। 27 देश हैं इसमें। ठीक है, ओके। मुख्यालय कहाँ इसका? हेडक्वार्टर कहाँ इसका? ब्रुसेल्स का कहाँ का है अभी? बेल्जियम में है ना, तो ये ध्यान रखना है। ओके, एक नया टॉपिक है। ब्रुसेल्स का है सर? बेल्जियम?
बेल्जियम, ठीक है। एक ताऊ न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो क्या है भाई, इसके बारे में भी लिख लीजिए। हाल ही में, एक मिनट रुकिए, हाल ही में छोड़िए ना, इसकी खोज की गई है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर खोज हुई है। किसने की है? आइस क्यूब, आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, कहां पे है ये? लिख लीजिए, अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है ये, अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है, इसके द्वारा खोज की गई, ठीक है। क्या कर रहा है ये? लिख लीजिए, पृथ्वी की ओर प्रस्फुटित हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी की ओर प्रस्फुटित हो रहा है। पृथ्वी की ओर प्रस्फुटित होते 7 ताऊ न्यूट्रिनो की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा किया गया, ठीक है, हो गया। न्यूट्रिनो क्या होता है? सिर्फ न्यूट्रिनो की बात करें, लिखिएगा, छोटे छोटे उप परमाणु कणों को न्यूट्रिनो कहा जाता है, छोटे छोटे उप परमाणु कणों को न्यूट्रिनो कहा जाता है। 2013 में खोज हुई इसकी। इसका निर्माण कैसे होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन और परमाणु, या फिर बोले तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, के परस्पर क्रिया करने से, ऊर्जा के परस्पर क्रिया करने से। ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, म्यूऑन, और तीसरा है ताऊ। न्यूट्रिनो लिख लेना अलग से अपना, ये 3 हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? विशेषता भी लिख लीजिएगा, आवेश रहित, आवेश रहित होते हैं और द्रव्यमान रहित होते हैं, आवेश रहित और द्रव्यमान रहित कण होते हैं, ठीक है। ये उस जगह पर उत्पन्न होते हैं जहां पर ब्रह्मांडीय किरणें उत्पन्न होती हैं, बात समझे? जैसे कि एस्ट्रोलिस, ब्रोलिस, हाँ, बोरोलिस, वही हम बताना चाह रहे थे, ऑरोरा, ठीक है। जी। लिखिएगा, ये ब्रह्मांडीय किरण, सॉरी, ब्रह्मांडीय किरणें जहां उत्पन्न होती हैं वहीं पर ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या उन स्रोतों में उत्पन्न होते हैं जहां पर ब्रह्मांडीय किरणें उत्पन्न होती हैं। लिख लिए भाई। ये जो ब्रह्मांडीय किरण होती है ना, लिखिए, ब्रह्मांडीय किरण स्रोतों के ट्रेसर होते हैं। ट्रेसर मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, ट्रेस करो इसकी लोकेशन, लोकेशन ट्रेस करिए, तो ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने कई बार, नॉर्मल आप भी बोल दिए होंगे कभी कभार। हम आजकल ट्रेस कर रहे हैं किसी को, तो ट्रेसर, ये कण अंतरिक्ष में, ये कण अंतरिक्ष में बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के किसी भी पदार्थ, ब्रैकेट में लिख सकते तारा ग्रह, नहीं तो समझ लेना तारा और ग्रह की बात हो रही है, किसी भी पदार्थ से गुजर सकते हैं। तो सर ये पृथ्वी की सतह पे भी, सॉरी, इन्हें भूत कण भी कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सर इन्हें धूर्त कण या फिर जो है भूत कण कहा जाता है, क्या होते हैं सर? भूत कण, लिखो, बता रहे हैं। न्यूट्रिनो का उत्पादन, न्यूट्रिनो का उत्पादन कॉस्मिक किरणों के समान स्रोतों से होता है, कॉस्मिक किरणों
के समान स्रोतों से होता है। अपने आप को बड़े को भी बोलते हैं सर। एक मूलभूत कण है, मूलभूत कण है, प्रतीक चिन्ह ऐसा कुछ होता है इसका, ऐसा करके इसका प्रतीक चिन्ह ये है, उल्टा जे बोल सकते हैं इसको हम, उल्टा जे ही समझो। टाउन है सर। हाँ, टी है फिलहाल ये, ठीक है। ये जो टाउ न्यूट्रिनो है ना, ये न्यूट्रिनो के, लिखिए, सॉरी, न्यूट्रिनो के लेप्टॉनों की श्रेणी में आता है, लेप्टॉनों की श्रेणी में, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यह किसी भी चीज के साथ मुश्किल से संपर्क करता है, ओके, हो गया। अब देखिए, जो आइस क्यूब वेधशाला के वैज्ञानिक रहे ना, उन्होंने इसका पता कैसे लगाया है। इनका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल के स्ट्रिंग का उपयोग किया, स्ट्रिंग मतलब केबल का उपयोग किया था, ठीक है। पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने, लिख लो, पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल के स्ट्रिंग का उपयोग किया, ठीक है। डिजिटल के बाद क्या बोला? बर्फ के साथ न्यूट्रिनो की प्रतिक्रिया से आवेशित कण उत्पन्न होते हैं जो नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं। ताऊ न्यूट्रिनो को जब पता लगाएगा ना, एक बार इसे लिख लीजिएगा, इससे हमें दूर के ब्रह्मांड के बारे में और अधिक समझने में सहायता मिलेगी, दूर के ब्रह्मांड को समझने में और अधिक सहायता मिलेगी। अब लिखिए, डेरियन गैप अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। इसके चर्चा में रहने का प्रमुख कारण था आप्रवासन, अवैध आप्रवासन। ये एक ऐसा क्षेत्र है भाई जहां पर बोले तो एक प्रकार से चुनौती भरा रास्ता है, पूरा पूरा वो जंगल, दलदल, सब कुछ मिलेगा उस रास्ते में आपको, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, अमेरिका में बढ़ रहे अवैध आप्रवासन के कारण यह चर्चा में रहा, चर्चा का विषय है, ठीक है। ये अमेरिका का मैप बनाना जानते हो आप लोग, ऐसे करके ना, कुछ ऐसे करके है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके है ना, ऐसे करके है ना? ये सर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये पूंछ है ना, ये वाले एरिया में, यहां पे है ये डेरियन गैप। जाहिर सी बात है, यहां ये वाला जो एरिया दिखेगा, यहां पे पड़ेगी उराबा की खाड़ी, उराबा की खाड़ी है यहां पे, क्या है, ठीक है। यहां पे आपको उराबा की खाड़ी मिलेगी। उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के घने जंगलों का विस्तार वाला क्षेत्र है, ठीक है, ओके। तो उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के बीच में क्या है, सॉरी, दोनों में घने जंगलों के विस्तार वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज और याद रखना, इसमें जो डेरियन प्रांत है और कोलंबिया का एक है चोको विभाग। चोको विभाग से आप कंफ्यूज मत होना, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, वो जगह का नाम है, विभाग, जिसका नाम क्या है, चोको। चोको विभाग जो है ना, नॉर्थ कोलंबिया में पड़ेगा, उत्तरी कोलंबिया में, ठीक है। और पनामा का है डेरियन प्रांत, लिख लीजिए तो, के उत्तरी भाग में, मतलब इसको अगर हम इस तरीके से, एक बड़ा जल क्षेत्र, जंगल और पहाड़, ठीक है। डेरियन क्षेत्र में ना, यहां पे दो जनजातियां पाई जाती हैं, दो जनजाति पाई जाती, कौन कौन सी जनजातियां हैं, दो, एक है एम्बेरा बुनान
और दूसरा है गुना। ये दो प्रमुख जनजातियां हैं यहाँ की रहने वाली। स्थानीय कृषि क्या है? स्थानीय कृषि फसल कौन सी है? स्थानीय कृषि फसल कौन कौन सी है? तो लिख लीजिए मक्का, कसावा और केला यहाँ की प्रमुख फसल है। आज भी मतलब बहुत सारा खतरनाक एरिया है ये। इन सब के बावजूद एक मतलब बाधाएं बहुत सारी हैं यहाँ पे, फिर भी ये दक्षिण अमेरिका को मध्य अमेरिका से जोड़ने का एकमात्र सहारा है। किसको किससे जोड़ रहा है? डेरियन गैप। डेरियन गैप से जुड़ते हैं दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका, है ना? दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका का एरिया है। बात समझे? बहुत बड़ा जंगल है पूरा ये, अच्छा खासा। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या होते हैं भाई? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक चिकित्सा सहायता चैरिटी है। ठीक है, याद रखना, चिकित्सा सहायता चैरिटी है। नाम क्या है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, बस इतना ही इनके बारे में ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, बस, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा देखो, जनसंख्या कहीं को जा रही होती है ना, तो उसके एक कारण तो ये होता है, या तो रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, नौकरी पेशा जो कुछ ऐसा कुछ है उसके लिए जाएगी। बाढ़ सूखा अकाल पड़ा हो तो भाग जाएगी। या तो दूसरा कारण हो सकता है कि उस क्षेत्र में हिंसा हो रही हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे लोग आहत हो गए हों और अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हों। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे जो ये आप्रवासन हो रहा है अमेरिका में बड़ी संख्या में, उसका मूल कारण है यहाँ पे हिंसा, असुरक्षा और एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से ये आप्रवासन हो रहा है बराबर से। ठीक है ना? ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च। ठीक है, मशरूफा 5 बजे बोल रही है। ईंधन लॉन्च। ठीक है, इसे लॉन्च किसने किया भाई? केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, है ना? नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्र पर। खुदरा विक्रय केंद्रों पर। ठीक है, ये इन्होंने कर रखा है। ओके, ये जो विक्रय केंद्र हैं इनकी टोटल संख्या होगी 183 और राज्य कितने हैं? 5। मतलब 5 राज्यों के 183 केंद्रों पे ये खरीदा जा सकेगा इथेनॉल 100। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन से भाई? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु। ये 5 राज्य, इन 5 राज्यों के 183 केंद्रों पर इथेनॉल 100 को खरीदा जा सकेगा। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इथेनॉल 100 में क्या क्या चीजें हैं पाई जाती भाई? तो लिख लीजिए, 92 से 94% होता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल होता है 92 से 94%। 4 से 5% होता है इसमें मोटर स्पिरिट होता है। और 1.5% होता है, 1.5% क्या होता है इसमें? को सॉल्वेंट हायर सैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल 100 में ये चीजें पाई जाती हैं। समझ गए सर? यूपी के बाद क्या लिखे हैं? यूपी के बाद सर? नई दिल्ली। और ये क्या एमएच क्या है सर? महाराष्ट्र।
ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो इथेनॉल 100 ईंधन है ना, इसे हम बोल सकते हैं कि यह पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। ठीक है, आप लिख सकते हैं पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप लिख लीजिए गैसोलीन, इसमें गैसोलीन, इथेनॉल, इसमें गैसोलीन, इथेनॉल दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए, डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल हैं। इसका महत्व भी लिख लेना। फिर यहाँ पे देखिए फ्लेक्स फ्यूल वाहन को क्या है, लिखिएगा, प्रधानमंत्री के, एक मिनट, तो अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता में बदलने की दृष्टि से प्रेरित है। अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता में बदलने की दृष्टि से प्रेरित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करेगा। ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करेगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। हो गया। ठीक सर, और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। एक पॉइंट लिख लेना, इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इससे किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, एक आंकड़ा है, ये जो इथेनॉल मिश्रण पहल है ना, पिछले 10 साल के दौरान ये देखा गया है कि किसानों की इनकम भी बढ़ी है, साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार भी बढ़े हैं। ठीक है, बात समझे? तो दोनों चीजें याद रखनी है, किसानों की इनकम, ग्रामीण रोजगार भी। और इस पिछले 10 साल में जो भी इस क्षेत्र में काम किया गया है, उसकी वजह से क्या किया गया है, मतलब करीब 2 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, करीब 2 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, एक तो ये। दूसरी चीज है, करीब 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। इतने की बचत इसलिए हुई होगी क्योंकि तेल का आयात कुछ तो कम हुआ है ना। तेल का रख रखाव, हाँ, रख रखाव, उसका आयात में कमी हुई है ना, जो कमी हुई है उसी का पैसा इतना सारा बचा हुआ है। ठीक है, समझे ना आप लोग? लिखिएगा इथेनॉल, इथेनॉल एक हेडिंग डालिएगा, इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। एक मिनट फिर से लिखिए, बायोमास से उत्पन्न एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। इसे एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल,
ड्रिंकिंग एल्कोहल या फिर बोल दिया जाए एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या होता है ये? एक बायोफ्यूल है ना, बायोफ्यूल है ये। किससे तैयार होता है? मक्का, गन्ना, गेहूं। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन कैसे होगा भाई? उत्पादन लिख लीजिए तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। हो गया? हाँ, इथेनॉल को या मिथेनॉल को ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल, है ना। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी भाई। उत्सर्जन को कम करने, कच्चे पेट्रोलियम पर आयात बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया? पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को मिलाया जा रहा है। ठीक है। सरकार का जो टारगेट है वो है 2025-26 तक। सरकार का टारगेट 2025-26 तक क्या है? लक्ष्य है सर जो 20% पेट्रोल में मिलाने की बात हो रही थी वो यही वाला है ना? हाँ, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करना है। ठीक है, ये सरकार का लक्ष्य है 2025-26 के लिए। चाहो तो लिख लो, 2025-26 के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करना है। ठीक है। और जानते हैं इथेनॉल में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है ना। तो जो ईंधन होता है ना इंजन का, उसको पूरी तरह से जलने देता है। वो पूरी तरह से जलने देने की वजह से क्या होता है? किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं हो पाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी गैस का उत्सर्जन जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है। और अगर उत्सर्जन कम होगा इन सब का, तो ये भी है कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होंगे। बात समझे? इथेनॉल का उत्पादन उन पौधों से किया जाता है, इथेनॉल का उत्पादन से उन पौधों से किया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इथेनॉल का उत्पादन उन पौधों से किया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है। अतः अतः इथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन भी माना जाता है। हो गया? जी सर। ठीक है, एक काम करो, नोक्टिस ज्वालामुखी लिख लो। अगला टॉपिक लिखिएगा। कहाँ पे खोजा गया है? इसकी खोज हुई मंगल ग्रह पर, है ना। और इसकी ऊंचाई अगर देखी जाएगी तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ओके, नाम है नोक्टिस ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर है, अभी नया नया है। इसके अंदर से भी आगे निकलता है? नहीं, अभी नहीं निकल रहा है, पहले निकला है। इसकी घोषणा कब हुई है? लिखिएगा। इसकी घोषणा हुई है 55वें चंद्र और ग्रह विज्ञान सम्मेलन के दौरान। इस दौरान इसकी घोषणा की गई है, इस खोज की। ठीक है। अच्छा, ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये सम्मेलन हुआ है टेक्सास में। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये टेक्सास में। ठीक है। इसको खोजा किसने है? कोई उपग्रह होगा ना। एक उपग्रह का नाम सुना होगा, मेरिनर 9। मेरिनर 9 और कुछ जो अंतरिक्षयान रहे हैं उनके द्वारा इसे देखा गया था। ठीक है, मेरिनर 9। ओके, अब देखो एक चीज में देखेंगे हम। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई लिख लो, 9022 मीटर। हिमालय की ऊंचाई कितनी है?
8,850 जी। 80 से 50। हाँ ठीक है। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता लिखिए, नॉक्टिस की विशेषता। सर ये मेरियन 9 जो आपने खोजी थी, मेरियर, मेरियर नहीं, मेरिनर है, मेरिनर। मेरिनर 9 द्वारा खोजा गया। ये जो तस्वीर इसकी ली गई ना, कैसे पता चला कि इन सबको अच्छा वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है? ये मेरिनर 9 और भी कुछ अंतरिक्ष यान रहे हैं, उन सब की मदद से ये खोजा गया है। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो लिखना तो। यह लंबे समय से सक्रिय रही है, सॉरी सक्रिय है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक ज्वालामुखी, सॉरी एक पतला ज्वालामुखी भंडार है। इसके नीचे बर्फ के ग्लेशियर होने की संभावना है। हुँ? ठीक है, नोक्टिस लेबिरिंथस और वैलेस, वैलेस मैरिनेरिस, मैरिनेरिस लिखिएगा। यह इन दोनों के बीच स्थित है, नोक्टिस लेबिरिंथस, वैलेस मैरिनेरिस। अन्य ज्वालामुखी स्क्रेयस मॉन्स, स्क्रेयस मॉन्स, पावोनिस मॉन्स, अर्सिया मॉन्स। ठीक है, लिख लीजिए। क्या लिखा है? पाओ इस ज्वालामुखी का जो अध्ययन किया गया है, उनमें किन किन किसके किसके डाटा का प्रयोग किया गया है, तो वो लिख लीजिएगा। इसके अध्ययन में मेरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 एंड 2, 1 और 2 अलग अलग है। ठीक है, मार्स रिकॉनिस्टेंस ऑर्बिटर। ठीक है, इनके क्या बोले थे, अध्ययन में इनके डाटा का उपयोग किया गया है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब मंगल मिशन है भाई, मंगल मिशन है, तभी ना मंगल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, है ना। हो गया। मेरियन 9 किस देश का है सर? ओल, ऐसे ओल्डो वन शैली, ये क्या होती भाई, लिखिएगा इसको। पत्थर के उपकरण बनाने की प्रारंभिक शैली है, पत्थर के उपकरण बनाने की प्रारंभिक शैली है ओल्डोवन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो उपकरण पाए गए हैं वो होमिनिन्स द्वारा बनाए गए हैं, और होमिनिन्स द्वारा जो पत्थर के उपकरण बनाए गए वो ओल्डोवन शैली में बनाए गए। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। एक चीज़ और कि जैसे बात करें ना, तो ये जो शोध हुआ है यूरोप में, और यूरोप में ये जो शोध हुआ कोई छोटा मोटा नहीं भाई, ये आपको पता होना चाहिए, 14 लाख वर्ष पुराने उपकरणों, पत्थर के उपकरणों की खोज हुई है। ठीक है, लंबा चौड़ा समय है। यहाँ पे किए गए शोध से ये जानकारी हो सकती है हमें कि प्रारंभिक मानव का प्रवास कैसा रहा है। ठीक है, मतलब किधर गए, क्या किए, क्या नहीं किए, क्यों जाते थे, क्यों आते थे, क्यों गए, किधर, कौन सा रास्ता पकड़े थे। वैसे एनसीईआरटी में एक चीज़ बताई जाती है कि जैसे आज के समय में कोई अपने घर से बाहर क्यों जाता है,
वैसे ही पहले भी लोग उसी काम से जाते थे। आजकल भाई शिक्षा चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य मतलब डॉक्टर का भी काम है किसी को, है ना, तो सब जाता है। पहले का क्या हुआ करता था, रोजगार की तलाश, रोजगार क्या करेंगे, वो अपने भोजन की तलाश में। और हम जो भी काम करते हैं ना, जिस भी काम के लिए हम बाहर जाते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, खाना, भोजन ही मेन उद्देश्य होता है ना उसका। तो पहले के लोग ऐसे ही थे, कुछ विशेष इसमें अंतर नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत में अगर देखेंगे, आप लोग नोट्स में उतना पढ़ लिए होंगे सारे, वो क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री वाला एक बार देख लें थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अतिरम पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। वेरी गुड। पूरा पाषाणकालीन स्थल है कि, अरे मध्य पाषाणकालीन है भाई, मध्य पाषाणकालीन पत्थर के औजार और कलाकृतियां यहाँ से पाई गई। एक है हुंसगी बैचबल, हुंसगी बैचबल, हुंसगी कर्नाटक में है, याद रखना है, और हुंसगी बैचबल, बैचबल भी कर्नाटक में ही है। और अगर हुंसगी अलग बैचबल अलग आ जाए तो भी कर्नाटक ही रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रारंभिक मानव निवास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, पत्थर के औजार, जानवरों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। एक और जगह है ज्वालापुरम, ज्वालापुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हाँ, पूरा पाषाणकालीन स्थल है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। क्वार्टजाइट चट्टानों की सतह पर उत्कृष्ट नक्काशी और पेंटिंग यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यह शैलचित्र जो है शिकार के दृश्य, सांप्रदायिक अनुष्ठान सहित प्रारंभिक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रारंभिक मानव जीवन का मतलब क्या है, आदमी शिकार भी करता रहा होगा, लकड़ी इकट्ठा करता रहा होगा, यह हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो क्रियाकलाप थे उनके, कहीं जा रहे हैं तो लाइन से जा रहे होंगे, तो वो भी ऐसे कुछ चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। या फिर कुछ एंटरटेनमेंट का कर रहे होंगे, मनोरंजन का काम कर रहे होंगे, तो उसका चित्र मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे एक जगह है कुपगल, कहाँ से कबूतर, कुपगल, कुपगल, कुपगल पड़ेगा कर्नाटक में, कर्नाटक में है ये। और ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है कर्नाटक का। यहाँ पे भी पत्थर के औजार, जानवर की हड्डियां पाए गए हैं, ठीक है। एक जगह और है ईसमपुर, ईसमपुर एक और जगह है। यहाँ पे क्या होगा, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान रखना है। यहाँ पे भी प्राचीन चूल्हों के निशान पाए गए हैं, पत्थर के औजार पाए गए हैं, ठीक है, हो गया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में मैक्स का भी नाम सुना होगा, अल्ट बालाजी, अल्ट बालाजी इनका नाम सुना होगा, ये भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। एमएक्स प्लेयर, ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना। एक अमेजन प्राइम वाला जो आता है, अमेजन प्राइम वाला, वो क्या है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आता है, वो भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनका मोटो होता है मूवीज ऑन डिमांड। आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मूवीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। समस्या ये है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपने कोई भी वेब सीरीज, जितनी भी वेब सीरीज आप लोगों ने देखी, नेटफ्लिक्स भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता होगा। जितनी भी वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, उसमें गाली गलौज, मतलब जो कुछ सच्चाई है समाज की, वो सब कुछ उन्होंने खोल के रख दिया आपके सामने, आप उसको बढ़िया से देखो, है ना। वर्गलिटी अच्छी खासी, गाली गुप्ता खूब बढ़िया, है ना। इनके फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी है। फायदा ये है ना कि आपकी जो डिमांड है, उस डिमांड को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है, आप वो चीज कुछ पैसा पे करके देख सकते हैं। दिक्कत ये आती है ना, इसकी कमी क्या है, कमी सबसे बड़ी इसकी ये है कि लोगों को जल्दी से ना, वो क्या करता है ना समाज, अभी आप वेब सीरीज अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के एक साथ नहीं देख सकते। सामाजिक बुनावट को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक जरिया है, किसी की धार्मिक भावना या सांस्कृतिक भावना को आहत पहुंचा सकता है, किसी के भी माध्यम से, कैसे भी करके। लेकिन एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी शुरू किया गया है, और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है सी स्पेस, नाम लिख लो, सी स्पेस इसका नाम है। अब ये जो है ना, केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया, केरल सरकार द्वारा। अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म और सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म में अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि इस वाले में आपको वल्गैरिटी नहीं मिलेगी। मूवी, ऐसी फिल्में आपको दिखाने की कोशिश की जाएंगी जिनसे आप अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने धर्म, अपने समाज के बारे में समझ सकें, उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकें, आपके मन में भी समाज के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो सकें। सी स्पेस कुछ इस तरीके से काम करेगा। उस सी स्पेस पे जितने भी मूवीज, वेब सीरीज, जो कुछ भी आएगा, उन सब को आप बैठकर अपने परिवार के साथ इत्मीनान से देख सकते हैं, बिना किसी हिचक के।
केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया भाई, याद रखना, केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। सरकार द्वारा शुरू किया मतलब सरकारी है, ये प्राइवेट नहीं है। दूसरी चीज, ये भारत का पहला क्या है, ये सरकारी स्वामित्व वाला है, सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बात समझे? राज्य का भी है, केंद्र का भी है। ये क्या करेगा ना, इसके माध्यम से ये मुख्य धारा की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब फिल्म इंडस्ट्री को भैया नुकसान भी ना हो, लेकिन कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों वाली फिल्में दिखाई जाएंगी इसी स्पेस पर। मतलब अच्छा खासा है, ठीक ठाक। ओके, इसमें घरेलू गुणवत्ता वाली फिल्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के इत्मीनान से देख सकते हैं। अभी ये आपको उस पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हालांकि अभी आप अगर देखना चाहेंगे तो उसमें मलयालम भाषा में ही आपको फिल्में मिल पाएंगी। ठीक है, इस पे जिन फिल्मों को प्राथमिकता देनी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता फिल्में हो सकती हैं। ठीक है ना? इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य होगा निर्माताओं और प्रदर्शकों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना। इन पे उन फिल्मों को दर्शाया जाएगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुकी होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 75 रुपए का चार्ज इसमें लगेगा। इसमें आप देखेंगे तो इस पे अभी वर्तमान में इसमें 35 फिल्में हैं, 6 डॉक्यूमेंट्री है और एक शॉर्ट फिल्म। इस पे इतनी सारी आ चुकी है अभी तक। ठीक है ना? आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें लघु फिल्में रहेंगी, वृत्त चित्र रहेंगे, ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध रहेंगी। आप उसको जाके देख सकते हैं। ओटीटी को क्या बोलते हैं? ओवर द टॉप बोलते हैं इसको, ओवर द टॉप बोलते हैं। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च। वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है भाई, याद रखना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? सॉरी, यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लिख लीजिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, पहली बार इसको कब मनाया गया था? पहली बार 1975 में मनाया गया था। पहली बार 1975 में मनाया गया। उसके बाद तब भी ये मनाया गया था यूएन के द्वारा ही। 1977 है भाई। 1977 में क्या किया गया? यूएन के द्वारा, लिख लीजिए, 1977 में यूएन के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया गया। और तब से लेकर आज तक ये मनाया जा रहा है, बराबर हर साल मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस के आगे घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया गया। ठीक है, थीम क्या रही 2024 की? थीम भी लिख लो, इंस्पायर इंक्लूजन। ये थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की। ठीक है, लिख लीजिए तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में सर। 785 जिलों में 3 स्तरों पर आयोजन हुआ है। ठीक है ना? 700 दिल्ली में नहीं मनाया गया है, ध्यान रखना इसको। 785 जिलों में मनाया गया, 3 स्तरों पर मनाया गया है। ठीक है, याद रखना। कब से कब तक मनाया गया? 9 फरवरी से 6 मार्च तक, लंबा चौड़ा समय लगा। ठीक है, पहला पुरस्कार किसको मिला? प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? लिख लो, यतिन भास्कर दुग्गल। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं भाई।
ओके, दूसरा किसको मिला, दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया, फिर लिख लीजिए, वैष्णव पिचाई, कहां के हैं, तमिलनाडु। तीसरा किसको मिला, फिर तीसरा किसको मिला है, तीसरा मिला है कनिष्का शर्मा, कनिष्का शर्मा को दिया गया, ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, हो गया, यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखना, ये तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव रहा, एक और था कौन सा इसमें, 50 और याद रखना, एक जिला युवा संसद महोत्सव भी मनाया गया है इसी साथ में। ये मनाया गया है 9 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक के बीच, 14 मार्च के बीच में, सॉरी नहीं, एक मिनट, 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, है ना। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजन किसने किया है, इसका आयोजन किया भाई युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना, इनके माध्यम से किया गया। ठीक है, इसके 3 स्तर रहे हैं, 3 स्तर पर किया हुआ। राष्ट्रीय को बता रहे हैं कि जिला जो युवा इस समूह से बता रहे हैं सर। राष्ट्रीय का बता रहे हैं। ओके सर। ठीक है, इसके 3 स्तर कौन कौन से रहे हैं, एक तो रहा जिला स्तर, दूसरा रहा राज्य स्तर और तीसरा रहा राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, जिला युवा संसद, राज्य युवा संसद और राष्ट्रीय युवा संसद। नहीं बताए भी होंगे सर तो उसी नहीं आए होंगे तब। मिस्र की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन किया गया है, मिस्र की मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। कितना अवमूल्यन किया गया है, 35% से अधिक। मुद्रा का क्या नाम है, मिस्री पाउंड, मिस्री पाउंड है। ठीक है, 35% से अधिक का मूल्यांकन हुआ है। और याद रखो 2022 से लेकर अब तक कितनी बार इसने अवमूल्यन कर रखा अपनी मुद्रा का, 4 बार अवमूल्यन करा इसने। ठीक है, ध्यान रखना। अवमूल्यन में क्या होता है, अवमूल्यन में मुद्रा की वैल्यू को घटा दिया जाता है ना, है ना, बोलो ना भाई। अब देखो मिस्र के साथ किसकी किसकी सीमा लग रही है, सीमा मतलब बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए भाई। नील नदी की देन है मिस्र, ये तो हमको पता है। तो नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। तो मिस्र की सीमा लिखो किससे किससे लग रही है, मिस्र की सीमा इजराइल, इजराइल सर ये 4 बार अवमूल्यन के आगे क्या लिखा? लीबिया किया, 4 बार अवमूल्यन किया। इजराइल, लीबिया और सूडान, ये 3 देश हैं। और क्या क्या इसके है, लाल सागर, लाल सागर भी सीमा साझा करता है इसके साथ, भूमध्य सागर भी इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखना भाई। ओके, तो याद रखना है। और याद एक चीज और रखना है, नासिर लेक, नासिर झील कहां पे मिलेगी आपको, लिख लो तो, नासिर झील मिस्र में है। असवान बांध कहां है, नील नदी पर है, नील पर है, ये नील नदी पर है, मतलब यहीं पे है। राजाओं की घाटी कहां है, राजा की घाटी कहां पे है, ये भी मिस्र में ही है। ठीक है, इस देश से कौन सी रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजरेगी इस देश से होते हुए, मकर रेखा इस देश को पार करती है।
और मकर रेखा को पार करते हुए नील नदी कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया, चाहे तो लिख ले, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह यहीं पे है, ठीक है। सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाया गया है सुएज नहर, और सुएज नहर के लेफ्ट साइड में पड़ता है पोर्ट सईद। सुएज नहर के लेफ्ट, ये आपका सुएज नहर है और ये आपका सिनाई प्रायद्वीप ऐसे करके है, ऐसे मान लो ये सिनाई प्रायद्वीप है आपका, ठीक है। इधर इस वाली साइड में क्या है, कई बार पेपर में आया हुआ है, लिख लीजिए पोर्ट सईद, मिस्र की तरफ में पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। सुएज, यहां पे सुएज भी है, एक जगह है, सुएज भी यहीं पड़ेगा। अच्छा, गल्फ ऑफ सुएज कहां है? तो गल्फ ऑफ सुएज कहां पड़ेगा? तो ये सुएज नहर और लाल सागर के बीच में पड़ेगा, ठीक है। सुएज की खाड़ी कहां पड़ेगी? सुएज की खाड़ी, सुएज नहर और लाल सागर, ठीक है ना, लाल सागर के बीच में पड़ेगी, ओके, याद रखना भैया, ठीक है। हो गया भाई, सब कुछ क्लियर हो गया ना सब कुछ? अब इसमें कुछ और ऐसा छूटा तो नहीं है? अच्छा, आपको पता है अकाबा की खाड़ी कहाँ है? सर एक चीज पूछनी थी। अकाबा की खाड़ी कहाँ है? अकाबा की खाड़ी कहाँ पे पड़ेगी? हाँ चट्टान से बोलो। सर वो मैप देख रहे थे, आई थिंक कर्क रेखा गुजरती है मिस्र से। कैंसर किसको बोलते हैं? कैंसर तो कर्क को बोलते हैं। हाँ, हाँ तो कर्क, सॉरी कैप्रिकॉर्न होती मकर जी हाँ तो ठीक है, कर्क रेखा भाई, गलती हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ कर्क रेखा है, केकड़ा है ना, सही है, कैंसर मतलब केकड़ा होता है, ठीक है, उसको सही कर लीजिए। वो क्या हुआ ना, स्पेलिंग में गड़बड़ा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ये कर्क रेखा है अपनी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है भाई, हो गया। आखिरी खाड़ी कहां पड़ती है? अकाबा की जो खाड़ी है ना, वो सिनाई प्रायद्वीप और किसके बीच पड़ेगा? सऊदी अरब, सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है? सिनाई है ना, ये ऐसे है ये, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है आपका जॉर्डन, ये पूरा सऊदी अरब वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ये आपका अकाबा की खाड़ी मानी जाती है, ठीक है। चलो बहुत हुआ। झारखंड में एक विधवा पुनर्विवाह योजना चलाई गई है, बिहार में पूछ सकता है, झारखंड में पूछ सकता। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, ठीक है। क्या किया गया इसमें? झारखंड सरकार द्वारा किया गया भाई शुरुआत, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, तो सॉरी, विधवा महिलाओं को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई है, जाहिर सी बात होगा ही। क्या किया जाएगा इस योजना के तहत? विधवा महिला जब शादी करेगी तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, 2 लाख रुपए उसे दिया जाएगा सहायता राशि के रूप में, ठीक है जी। 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जो भी महिला इसका फायदा उठाएगी मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी कहाँ की होगी भाई? झारखंड, झारखंड की मूल निवासी होना चाहिए उस महिला को, ठीक है। सरकारी, एक मिनट, मूल निवासी मत लिखो, सिर्फ झारखंड की निवासी लिख लो बस, झारखंड का निवासी होना अनिवार्य हो, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, किनको किनको नहीं शामिल किया जाएगा? तो सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, पेंशन प्राप्त और आयकर दाताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, या इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। हो गया? हो गया जी सर। जी सर। लिखिए आगे। लाभ लेने के लिए
लाभार्थी को लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हो गया? जी सर। एक चीज और लिख लीजिए, पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है? अब झारखंड का राजधानी पता है आप लोगों को, है ना? जी सर। मुख्यमंत्री भी पता है वहां के, चंपई सोरेन है। जी सर। चंपई सोरेन।